अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में बेंजीन की स्टेबिलिटी के हवाले से बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि किस तरह से कैक्यूल के दिए जाने वाले स्ट्रक्चर के बाद हमने मेथड्स देखे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट देखा, जिसमें हमने एक कॉन्सेप्ट स्टडी किया था, दैट इज़ द एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। और इस मेथड को मद्देनज़र रखते हुए एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को लेकर बेंजीन के स्ट्रक्चर, बेंजीन की स्टेबिलिटी पर बात की गई कि किस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को एलुसिडेट किया जाता है। अब एक मेथड तो था एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, जिसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और डीलोकलाइजेशन का कुछ हद तक कॉन्सेप्ट देखा था। अब वहाँ पर तो एक रिच क्लाउड था जिसमें आपने देखा था कि हेक्सागोनल फ्रेमवर्क में ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है और एक क्लाउड बन जाता है जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है। तो आज हम मज़ीद एक सेकंड कॉन्सेप्ट लेंगे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में, जो कि है रेजोनेंस मेथड। अब रेजोनेंस मेथड बेसिकली हाईलाइट करता है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को, यानी आज हम स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन का सहारा लेंगे और उसमें जो कॉन्सेप्ट आएगा वो रेजोनेंस मेथड होगा और हम इसे देखेंगे। अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहमियत का हामिल है, जहाँ पर मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आपने एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट को स्टडी किया है, वहाँ पर रेजोनेंस मेथड भी जो है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है अक्सर पूछ लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन रेजोनेंस मेथड से कैसे प्रूव होती है। बेंजीन के बारे में बात की जाए तो बेंजीन के स्ट्रक्चर को परखा गया तो पता चला कि बेंजीन इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल। ये एक ख़ास किस्म का स्टेबल मॉलिक्यूल है। अब इसकी स्टेबिलिटी के पीछे राज क्या है, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दिस स्टेबिलिटी इज ड्यू टू द एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, यानी जो बेंजीन का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल होना, उसके पीछे उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में होने वाली डीलोकलाइजेशन है। दो लफ्ज़ होते हैं, एक होती है लोकलाइजेशन यानी एक ही जगह पर मुकीम होना, और एक होती है डीलोकलाइजेशन जो रुकती नहीं है, मूवमेंट को कहते हैं, अपनी जगह पर नहीं रहती यानी मूव करती रहती है, इस चीज़ को कहते हैं डीलोकलाइजेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के डीलोकलाइजेशन की बात हो रही है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड स्टैटिक नहीं है, वो मूव करता रहेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की बेंजीन के स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है, जिसकी बदौलत जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो इंतहाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल है। अब इस स्टेबिलिटी को जज करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स और कुछ कंपाउंड का सहारा लिया गया, एक फर्जी कंपाउंड को लिया गया जिससे हम जो बेंजीन की स्टेबिलिटी को जज कर सकते हैं। द एक्सटेंट ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन कैन बी मेजर्ड बाय कंपेयरिंग इट विद अ हाइपोथेटिकल कंपाउंड। अब बेंजीन की स्टेबिलिटी को जज करने के लिए उसी लेवल का एक हाइपोथेटिकल यानी फर्जी कंपाउंड लिया गया जिसका स्ट्रक्चर और जिसके जो आपके पास फीचर्स थे वो बेंजीन से मिलते थे, और उस कंपाउंड का जो फर्जी कंपाउंड लिया गया उसका नाम था 135 हाइफन साइक्लोहेक्साट्राइन। और ये एक ऐसा ही रिंग लाइक स्ट्रक्चर था जिसमें 3 डबल बॉन्ड थे अल्टरनेट पोजीशन पर, और 1 पर, 3 पर और 5 पर ये जो है डबल बॉन्ड की लोकेशंस थी। 6 कार्बन पर मुश्तमिल ये रिंग स्ट्रक्चर था, क्योंकि साइक्लो है तो रिंग स्ट्रक्चर है। तो इस कंपाउंड को लिया गया स्टेबिलिटी को जज करने के लिए। अब इस स्टेबिलिटी को का मेयार किसी केमिकल टेस्ट के थ्रू ही किया जा सकता था, और उस केमिकल टेस्ट में जिस चीज़ को लिया गया, क्योंकि आपके पास डबल बॉन्ड्स हैं, अनसेचुरेशन है, तो अनसेचुरेशन का अंदाज़ा बासानी हम एक ही मेथड है जो हम जज कर सकते हैं उससे, दैट इज़ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जब भी की जाती है किसी भी चीज़ की तो उसमें कुछ हीट हाइड्रोजनेशन के दौरान रिलीज होती है, तो उससे अंदाज़ा लगाया गया कि कंपाउंड कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है हाइड्रोजनेशन के दौरान। तो दिस कैन बी डन बाय द एस्टिमेटिंग देयर हीट्स ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो इस तरह से जजमेंट की गई। अब इस चीज़ को
प्रूव करने के लिए और स्टेबिलिटी को जज करने के लिए डिफरेंट केसेस लिए गए। अब एक ही साथ आप एक रिंग में 3 बॉन्ड्स ले रहे हैं, तो वन बाय वन करके बॉन्ड्स को के इजाफे के साथ स्टेबिलिटी को चेक किया गया बाय अप्लाइंग दिस थ्योरी ऑन डिफरेंट कंपाउंड्स। लाइक हम सबसे पहला जो केस ले रहे हैं वो है साइक्लोहेक्सीन का। साइक्लो से मुराद यानी रिंग है, और हेक्सीन हेक्स से मुराद है कि 6 मेंबर रिंग है, और उसमें ईन का मतलब है कि एक आपके पास डबल बॉन्ड है। 6 मेंबर रिंग कंटेनिंग 1 डबल बॉन्ड, इसमें एक ही डबल बॉन्ड था। इट कैन बी इजीली हाइड्रोजिनेटेड टू गिव साइक्लोहेक्सेन। एक डबल बॉन्ड होने की वजह से ये आसानी से हाइड्रोजिनेट हो गया जब इसमें हाइड्रोजन ऐड की गई। हाइड्रोजिनेशन का अमल वही सिंपल प्रोसेस है जो आप प्रीवियसली चैप्टर 8 में बारहा पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजिनेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ सम सूटेबल कैटलिस्ट। सो उसे हाइड्रोजिनेशन कहते हैं और इसी अमल को हाइड्रोजिनेटेड कहा जाता है। तो जब साइक्लोहेक्सीन की हाइड्रोजिनेशन की गई जिसमें एक डबल बॉन्ड था, तो उससे जो प्रोडक्ट बनी, जाहिर सी बात है जब आप हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो अनसैचुरेशन सैचुरेशन में बदल जाती है। तो साइक्लोहेक्सीन एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड था, इस डबल बॉन्ड होने की बदौलत वो सिंगल बॉन्ड में जब कन्वर्ट हुआ तो वो साइक्लोहेक्सेन हमारे पास जो है क्लास उसने दी। फिर अब जब इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का हम अंदाज़ा लगा रहे हैं तो हम क्या देखते हैं, व्हेन द डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन इज measured, it is found to be minus 119.5 किलोजाउल पर मोल। जब इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का इस प्रोसेस के अंदाज़ा लगाया गया तो वो लगभग आई -119.5 किलोजॉल पर मोल, जो अप्रॉक्सीमेटली है, और अगर आप इसे राउंड ऑफ कर लें तो ये 120 बन जाती है, विच इज़ वेरी मच लाइक दैट ऑफ एनी सब्सटीट्यूटेड अल्कीन। किसी भी अल्कीन को जब भी सब्सटीट्यूट किया जाता है और उसकी हाइड्रोजनेशन की जाती है तो उसमें भी इतनी ही आपके पास हाइड्रोजनेशन की वैल्यू आती है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की। तो ये इसका अंदाज़ा लगाया गया। अब इसी चीज़ को आप बाय रिएक्शन देखें तो ये एक 6 मेंबर आपके पास रिंग है जिसमें एक तरफ आपके पास डबल बॉन्ड है और ये साइक्लोहेक्सीन है। अब एक डबल बॉन्ड है तो एक ही हाइड्रोजन डेफिनेटली इसको रिक्वायर्ड होगी हाइड्रोजिनेशन के लिए। जब एक हाइड्रोजन को इसमें ऐड किया जाता है प्लैटिनम की मौजूदगी में जो कि कैटालिस्ट है, तो हाइड्रोजन इन दोनों कार्बन्स के पास जब जाएगी तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये 6 मेंबर रिंग ही रहेगा, लेकिन सैचुरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम अनसैचुरेशन। सो ये आपके पास जो अब कंपाउंड हमारे सामने है वो है साइक्लोहेक्सेन, जो अभी आपने ऊपर पढ़ा। और इस दौरान जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जज की गई वो थी -119.5 किलोजॉल पर मोल। तो ये तो एक केस था कि आपने रिंग में एक डबल बॉन्ड्स की स्टडी की, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के एतबार से उसकी हीट को भी जज किया और हाइड्रोजिनेशन का अमल भी देखा। अब मज़ीद अगर रिंग में एक और बॉन्ड का इजाफा कर दिया जाए तो फिर ये कैसे काम करेगा। तो जो नेक्स्ट एक कंपाउंड लिया गया इस चीज़ को जज करने के लिए वो था 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन। अब साइक्लोहेक्साडाइन, डाइन से मुराद है कि आप अब एक ऐसा रिंग ले रहे हैं जिसमें 6 ही कार्बन्स हैं, बट उसमें 1 और 3 पोजीशन पर 2 डबल बॉन्ड हैं, यानी 2 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर। अब अगर आप इसका कंपैरिजन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वन तो आपको स्टोरी डिफरेंट मिलेगी। द कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन वुड लाइबरेट roughly twice as much heat and thus have delta H equal to about -239 किलोजॉल पर मोल। अब जब कैलकुलेशन की गई और जो कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थी, क्योंकि अब एक की बजाय 2 डबल बॉन्ड हैं तो उसे रफली अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो उसे डबल होना चाहिए उसके जो आपने फर्स्ट में एक केस में देखी जब रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड था। तो एस्टिमेशन लगाया गया तो लगभग जो एनर्जी कैलकुलेटेड रफली कैलकुलेट की गई वो थी -239 किलोजॉल पर मोल। जो कैलकुलेट की गई थी, तखमीना लगाया गया था 2 डबल बॉन्ड का एक डबल बॉन्ड के कंपैरिजन से। लेकिन व्हेन दिस एक्सपेरिमेंट इज डन, जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, हाइड्रोजिनेशन का अमल हुआ इस स्ट्रक्चर पर, तो रिजल्ट क्या मिलता है। The result is delta H is equal to -231.5 किलोजॉल पर मोल। तो नतीजा हमारे सामने क्या आता है, जब हाइड्रोजनेशन होती है 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन की तो एनर्जी वो नहीं मिलती एक्सपेरिमेंटली जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हमने सोच के हम बैठे थे, कैलकुलेट हमने की थी, उसके बरक्स रिजल्ट आता है। तो इस डिफरेंस की
क्या वजह है, क्यों डिफरेंस आ रहा है, इसे भी हम आगे देखते हैं. दैट इज बिफोर गोइंग इनटू दैट डिटेल, हम आ जाएंगे यहाँ पर पहले स्ट्रक्चर पर कि ये वो रिंग है और इसमें कार्बन नंबर 1 2 ये 3 बन जाती है. 1 पर 1 और 2 में से 1 काउंट होगा और 3 और 4 में से 3 काउंट होगी. तो 1 और 3 पर आपके क्योंकि डबल बॉन्ड है रिंग में, तो 1 3 हाइफन रिंग है तो साइक्लो, 6 मेंबर रिंग है हेक्सा और 2 डबल बॉन्ड है डाइन. जब इसमें आप हाइड्रोजनेशन का अमल करेंगे तो उसमें 2 डबल बॉन्ड है तो ये 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के यूटिलाइज करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ अगेन प्लैटिनम कैटलिस्ट. तो ये दोनों के दोनों जो डबल बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और सिस्टम अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें तमाम बॉन्ड्स खत्म हो गए और हाइड्रोजन सिस्टम में ऐड हो गई. और हमने कहा कि ये हमारा हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस है. नतीजा क्या हुआ, अगेन वही साइक्लोहेक्सेन हम हासिल कर रहे हैं जो हमने पहले भी हासिल की जब हमारे पास एक रिंग सिस्टम था और एक डबल बॉन्ड था. तो आपके पास इस केस के अंदर जो हमारी ऑब्जर्वेशंस आती हैं कि जो हमने कैलकुलेट की थी डेल्टा एच यानी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और वो 2 डबल बॉन्ड के लिहाज से की थी. और हम जानते हैं कि प्रीवियसली हमने देखा जो प्रीवियस केस था उसमें एक डबल बॉन्ड की सूरत में जो एनर्जी थी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के एतबार से वो थी -119.5 किलो जॉल पर मोल. और अगर 2 डबल बॉन्ड होंगे तो उसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो आंसर एक्सपेक्टेड था, कैलकुलेटेड था, वो था -239 किलो जॉल पर मोल. लेकिन जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो नतीजा इसके बरक्स आया और जो हमें वैल्यू देखने को मिली ऑब्जर्व डेल्टा एच वो थी -231.5 किलो जॉल पर मोल. यानी जो हमें वैल्यू मिल रही है वो एक्चुअल जो हम सोच कर बैठे थे उससे बरक्स थी. अब ये डिफरेंस अगर आप देखें तो लगभग 8 किलो जॉल का लमसम ये डिफरेंस बनता है. अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, इस डिफरेंस की वजह आप यहाँ पर देखेंगे. दिस रिजल्ट इज क्वाइट क्लोज टू व्हाट वी कैलकुलेटेड. रिजल्ट ऑल्दो उसमें डिफरेंस है लेकिन वो कम डिफरेंस है. और वो डिफरेंस क्यों आ रहा है, द डिफरेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट the fact that compounds containing conjugated double bonds are usually somewhat more stable than those containing isolated double bonds. अच्छा, यहाँ पर ना 2 चीज़ें आपके समझने की हैं. एक डबल बॉन्ड्स होते हैं आइसोलेटेड, एक डबल बॉन्ड्स होते हैं कॉन्जुगेटेड. जो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड होते हैं यानी आपके पास सिस्टम में एक ही है और उसके बाद यके बाद दीगरे बॉन्ड नहीं आ रहा, वो होता है आइसोलेटेड. लाइक आपने पीछे जो पढ़ा वो एक आइसोलेटेड सिंगल आपके पास डबल बॉन्ड था उसमें, तो वो इतना स्टेबल नहीं होता, वो अपनी ही जगह पर मुकीम रहेगा. लेकिन जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं, कॉन्जुगेशन कहते हैं कि एक के बाद फिर छोड़कर नेक्स्ट, यानी आप देख रहे हैं सिंगल डबल फिर सिंगल डबल. तो ये चीज़ आप देख रहे हैं कि यानी अगर मैं यहाँ से इसको काउंट करूँ तो मैं कहूँगी ये जी सिंगल है फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल. यानी ये जगह हमें कॉन्जुगेशन शो दिखा रही है, कॉन्जुगेशन का एक ट्रेंड शो कर रही है. तो ऐसे में क्या हो सकता है कि ये बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है नेक्स्ट में, ये बॉन्ड इसमें शिफ्ट हो सकता है. इस चीज़ को कॉन्जुगेशन कहते हैं, वन आफ्टर दी अदर. सो इस तरह के जो डबल बॉन्ड्स होते हैं स्ट्रक्चर में वो उसको स्ट्रक्चर को ज़्यादा स्टेबिलिटी देते हैं. तो लिहाजा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं आइसोलेटेड डबल बॉन्ड से. और यही रीज़न है कि जब हमने कैलकुलेशन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की, क्योंकि आइसोलेटेड डबल बॉन्ड में हमारे पास स्टेबिलिटी कम होती है और उसमें कॉन्जुगेशन का फिनोमेना नहीं होता, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमें फुल मिली, जो कि हमने पिछले मॉलिक्यूल में देखा साइक्लोहेक्सीन के अंदर. लेकिन चूंकि अब इस स्ट्रक्चर के अंदर 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन इसमें कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व हो गई है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो आप इसीलिए एनर्जी का फैक्टर जो ऑब्जर्व करते हैं वो कम आता है और वो सारी एनर्जी जो हमें डिफरेंस में मिल रही है वो इस कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो जाती है. तो ये था सेकंड केस जब आपके रिंग में 2 डबल बॉन्ड्स आ गए. अब तीसरा जो हमारा जो केस बनता है वो बेंजीन के एतबार से है. फॉर बेंजीन मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म, अगर बेंजीन को एज्यूम करते हुए उस जैसी एक मोस्ट ही स्टेबल रेजोनेंस हम फॉर्म लें, कैनोनिकल फॉर्म लें जो उसकी एक फॉर्म बन सकती है, वो है 1,3,5 हाइफन साइक्लोहेक्साट्राइन, जो कि ये इंडिकेट कर रही है कि 6 मेंबर रिंग है और 6 मेंबर है. ट्राइन से मुराद के कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 पर 3
डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं। इन इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 3 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर इन दिस कंपाउंड विच इज हाइपोथेटिकल। अब ये फर्जी कंपाउंड जो लिया गया और उस पर हम अब उसका एनालिसिस करेंगे इन कंपैरिजन टू बेंजीन। वी वुड प्रेडिक्ट दैट बेंजीन वुड लाइब्रेट अप्रोक्सीमेटली -358.5 किलोजॉल पर मोल, that is equivalent to 3 into -119.5 when it is hydrogenated. सिंपल सी बात है कि अब क्योंकि हमारे पास 3 डबल बॉन्ड्स हैं और ये प्रोडिक्शन थी कि बेंजीन अगर अप्रोक्सीमेटली लाइब्रेट करती है 3 जो है डबल बॉन्ड्स के हिसाब से, अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लाइब्रेट कर रही है, रिलीज कर रही है, तो वो लगभग आएगी लमसम -358.5 किलोजॉल पर मोल, जो कि 3 जो है बॉन्ड्स का नंबर और एक बॉन्ड की जो एनर्जी आप प्रीवियसली देख चुके हैं -119.5, इनको मल्टीप्लाई करने से आती है जब हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है बेंजीन को। लेकिन हुआ क्या, when the experiment is actually done, जब एक्सपेरिमेंट किया गया, the result is surprisingly different, तो रिजल्ट टोटली डिफरेंट थे। the reaction is exothermic, रिएक्शन एक्सोथर्मिक था, हीट खारिज हुई, बट ओनली बाय -208 किलोजॉल पर मोल, सिर्फ और सिर्फ -208 किलोजॉल पर मोल एनर्जी खारिज हुई -358.5 किलोजॉल पर मोल एनर्जी के बरक्स। अब ऐसा क्या था इसके अंदर, क्या की पॉइंट था जो इतना बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। तो बेंजीन में क्योंकि 3 आपके पास डबल बॉन्ड्स हैं, तो ये 3 मॉलिक्यूल्स जो है हाइड्रोजन के यूटिलाइज करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट। अगेन तीनों के तीनों बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और हाइड्रोजन सिस्टम में ऐड हो जाती है और हमें दोबारा से वही मॉलिक्यूल मिलता है साइक्लोहेक्सेन। चाहे आप रिंग सिस्टम में 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड या 3 डबल बॉन्ड से काम करें, जब भी आप हाइड्रोजनेशन करेंगे बॉन्ड की सूरत हाल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन यूटिलाइज होगी और आपको रिजल्ट में हमेशा साइक्लोहेक्सेन ही मिलेगा। तो कैलकुलेटेड डेल्टा एच 3 बॉन्ड्स की रिस्पेक्ट से -119.5 से जब ये एक बॉन्ड की वैल्यू से जब मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट आना चाहिए था -358.5 किलोजॉल पर मोल, लेकिन जो ऑब्जर्व किया गया वो था -208 किलोजॉल पर मोल। तो डिफरेंस हम अगर इन दोनों को माइनस करें तो डिफरेंस बनता है 150.5 किलोजॉल पर मोल का। यानी आप अगर इस डिफरेंस को देखें जो प्रीवियस आपने कंपाउंड के केस में देखा है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस के पीछे क्या राज है वो हम आगे देखेंगे कि ये डिफरेंस अराइज हो रहा है और किस वजह से अराइज हो रहा है, कि ऐसा क्या था 3 बॉन्ड्स का कॉम्बिनेशन इस रिंग के अंदर, इस क्लाउड के अंदर और इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में, जिसने इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया। अब इस पे बिफोर गोइंग इनटू दैट डिटेल हम एक ग्राफ देखेंगे जो इन तीनों को हाईलाइट कर रहा है, जो अपने 1 बाय 1 प्रोसेसेस पढ़े हैं। ये ग्राफ है जिसमें रिलेटिव स्टेबिलिटी सबकी आपको देखने को मिलती है। आप यहाँ पर ले रहे हैं वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी और एक्स एक्सिस पे साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन आपने साइक्लोहेक्सीन से भी बनाया जब आपके रिंग में एक डबल बॉन्ड था, हाइड्रोजन उसमें ऐड की गई तो -119.5 किलोजॉल पर मोल जो है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिलीज हुई और हमारा नतीजा साइक्लोहेक्सेन ही था। सेकेंड पॉसिबिलिटी हमने स्टडी की थी 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन, जब उसने 2 मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज किए हाइड्रोजनेशन के दौरान और -231.5 किलोजॉल पर मोल एनर्जी खारिज की, तब भी हमारा रिजल्ट साइक्लोहेक्सेन था। तीसरा केस था जब हमने 135 साइक्लोहेक्साट्राइन का केस लिया और उसमें 3 मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज हुए, तो लगभग जो एनर्जी बनती थी वो -358.5 किलोजॉल पर मोल एनर्जी थी। लेकिन एक्चुअल बेंजीन के मॉलिक्यूल जब ये 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के यूटिलाइज करता है तो जो एनर्जी हम देखते हैं, एस्टिमेट करते हैं, जो ऑब्जर्व की गई वो थी -208 किलोजॉल पर मोल। अगर आप एक्चुअल बेंजीन के मॉलिक्यूल को और वो मॉलिक्यूल जो एक फर्ज किया गया है हाइपोथेटिकल कंपाउंड है 135 साइक्लोहेक्साट्राइन, इनकी एनर्जीज का कंपैरिजन करते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है 150.5 किलोजॉल पर मोल। विच डिफरेंस जो हम देख रहे हैं इस वक्त जो आपके पास अराइज हो रहा है, दैट डिफरेंस इज बेसिकली इन एनर्जी टर्म्स कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। इसे हम क्या कहते हैं जी? रेजोनेंस एनर्जी। तो ये रेजोनेंस एनर्जी है जो एक्चुअल और आपके हाइपोथेटिकल के दरमियान एनर्जी का फर्क जो है डेवलप कर रही है। अब हम इस चीज़ को देखेंगे ये है क्या।
तो रेजोनेंस एनर्जी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है और इस पर क्वेश्चन आ जाता है। इंडियड बेंजीन इज मोर स्टेबल देन हाइपोथेटिकल 135 साइक्लोहेक्साट्राइन बाय 150.5 किलोजॉल पर मोल। हम जानते हैं कि बेंजीन 150.5 किलोजॉल पर मोल एनर्जी के एतबार से हाइपोथेटिकल कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबल है। अब ये रेजोनेंस एनर्जी क्या है, इस पर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन आप याद करेंगे शॉर्ट के एतबार से, वैल्यू भी बेंजीन की आप जहन में रखेंगे। डेफिनेशन इसकी देखते हैं। The difference between the amount of heat actually released and that calculated on the basis of the KQ structure is called resonance energy of the compound। यानी वो difference amount of heat का जो actually release हो रहा है और वो जो आप KQ structure के लिहाज से कैलकुलेट कर रहे हैं, इनके दरमियान का जो डिफरेंस है वो रेजोनेंस एनर्जी कहलाता है। जैसे अभी आपने 135 साइक्लोहेक्साट्राइन और बेंजीन के दरमियान हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का फ़र्क जब निकाला तो वो आपको 150.5 किलोजॉल पर मोल मिलता है। दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। अब ये रेजोनेंस होती क्या है, इस फिनोमेना को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल स्टडी करेंगे। इट मीन्स दैट बेंजीन शोज द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस विच मेक्स इट मोर स्टेबल देन अदर्स। ये रेजोनेंस का फिनोमिना ही है जो बेंजीन को बहुत ज़्यादा स्टेबल बनाता है बाकी सबसे। इन बेंजीन इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज मेकिंग इट अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल। बेंजीन में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डीलोकलाइज होते हैं और उसे बहुत ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल बनाते हैं और इसकी वजह आप नेक्स्ट में जानेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन इंक्लूडिंग द मेथड ऑफ रेजोनेंस इन शॉर्ट फॉर्म। एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर ए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। एक है जी पहला पार्ट एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट जो प्रीवियस में आप कर चुके हैं लेक्चर के अंदर, और एक है जी रेजोनेंस मेथड जिसका कुछ हिस्सा आप पढ़ चुके हैं और मजीद जो रहता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।